रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन रतन टाटा को ये देश अभी तक टाटा नहीं कह पाया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ होटल नहीं खोले, सिर्फ कंपनियां नहीं बनाई, बल्कि लोगों के दिलों में एक इज्जत, एक सम्मान कमाया है। और इस कारण लोग उन्हें भुलाए नहीं भूल रहे हैं। रतन टाटा को लगातार लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और बिजनेस जगत के लोगों ने उनके एथिकल बिजनेस की बड़ी तारीफ की है, जबकि वो लोग उनकी परछाई तक भी कभी नहीं पहुंच पाए। क्योंकि आपको पता ही है कि इस देश में लूट खसोट के माध्यम से धंधा चलाया जाता है। उस दौर में रतन टाटा एक अकेले बिरले थे जिन्होंने एथिकल तरीके से अपने बिजनेस को चलाया। ये इतना आसान नहीं था। रतन टाटा इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी कभी भी अपने ऊपर उन्होंने पैसा, पावर और प्रतिष्ठा को हावी नहीं होने दिया। जिंदगी भर उनके कदमों के पीछे पैसा, पावर और प्रतिष्ठा चलती रही, लेकिन कभी भी उसका दम उन्होंने नहीं भरा। रतन टाटा के बारे में कभी किसी ने कहा था कि वो इस दुनिया के जीवित सेकुलर संत हैं। रतन टाटा बड़ी सादगी से जीते रहे और अंत तक विलासिता से वो कोसों दूर रहे। उन्हें हमेशा से देश के गरीब लोगों की चिंता रही और यही कारण है कि होटल ताज के अंदर जो लोग नहीं भी गए, वो भी उसे अपना होटल समझते रहे। आज जब रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, हम उनके जीवन के कई अनसुने किस्सों के बारे में आपको बताएंगे, जो शायद आपने कभी सुने ना हो। उनके जीवन के अनछुए पन्नों को खंगालेंगे और आपको वहां की कहानियां बताएंगे कि आखिर एक बार कैसे एक भारत सरकार के मंत्री ने उनसे 15 करोड़ की डिमांड कर दी थी। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्या वजह रही कि वो जिंदगी भर कुंवारे रह गए। लेकिन उससे पहले मैं आपको उनके शुरुआती जीवन की बात कर लेना चाहता हूँ। 1937 में जन्मे रतन टाटा का बचपन कुछ अच्छा नहीं रहा। बचपन के समय ही उनके माँ और पिता दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद वो अपनी दादी के पास चले गए और बाद की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में पढ़ाई के बाद उन्होंने वहीं एक प्राइवेट कंपनी IBM में अपनी नौकरी शुरू की और उसी दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया। वो दोनों वहां शादी करने ही वाले थे। उन दोनों ने शादी करने के लिए सोच लिया था, लेकिन उसी दौरान रतन टाटा की दादी बीमार हो गई और उन्होंने उन्हें फोन किया तो रतन टाटा भारत लौट आए। उसके बाद 1962 में भारत और चीन का युद्ध शुरू हो गया, जिसके बाद लड़की के माता पिता ने उसे भारत नहीं आने दिया, जिसके कारण रतन टाटा की मोहब्बत अधूरी रह गई। उसके बाद रतन टाटा ने एक अप्रेंटिस के रूप में टाटा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और वहां शुरुआती दौर से जमशेदपुर में नौकरी करने लगे। और इसके साथ ही टाटा समूह में एक साधारण से पद पे उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए JRD टाटा ने उन्हें बड़ी जिम्मेवारी देना शुरू कर दिया। पहले उन्हें नेल्को जैसी उन कंपनियों में लगाया गया जो लगातार घाटे में चल रही थी, लेकिन रतन टाटा ने अपनी प्रतिभा के दम पे 3 साल के अंदर ही फायदे में ले आई। हालांकि फिर किसी कारणवश आपातकाल के दौरान वो कंपनी बंद करनी पड़ी, जिसके बाद JRD टाटा ने उन्हें दूसरी कंपनी की जिम्मेवारी दी। उसे भी वो फायदे में ले आए, लेकिन वो कंपनी भी संयोगवश टाटा ग्रुप ने बंद कर दी। लेकिन उनकी प्रतिभा के बारे में अब JRD टाटा को बहुत पता चल चुका था। उन्होंने रतन टाटा को टाटा ग्रुप में बड़ी जिम्मेवारी देनी शुरू कर दी और 1991 के साल में उन्होंने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। रतन टाटा जब से इस ग्रुप के चेयरमैन बने, तब से उन्होंने अब तक इस कंपनी का राजस्व करीब करीब 50 गुना बढ़ा दिया। लेकिन अब हम उनसे जुड़े उन किस्सों पे आ जाते हैं जिनके बारे में दिलचस्पी आपकी बढ़ रही होगी कि आखिर वो कौन से किस्से थे। एक बार रतन टाटा ने दावा किया था कि उनसे एक मंत्री ने 15 करोड़ रुपए मांगे थे। रतन टाटा सिंगापुर एयरलाइंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भारत में उसे उतारने की तैयारी में थे। इसके लिए उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव से भी मुलाकात की, लेकिन कुछ भी फैसला नहीं। इसके बाद HD देवगौड़ा जब इस देश के प्रधानमंत्री हुए, उनसे भी रतन टाटा ने मुलाकात की, लेकिन उन्हें हरी झंडी नहीं मिल पाई। उस दौरान मंत्री रहे इब्राहिम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उनसे 15 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन रतन टाटा ने वो 15 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर मैं 15 करोड़ रुपए देकर अगर अपनी एयरलाइन शुरू कर लूंगा तो रात में सोते समय मुझे नींद नहीं आएगी कि मैंने 15 करोड़ रुपए देकर ये एयरलाइन शुरू की। हालांकि अपना एयरलाइन शुरू करने का उनका यह सपना मनमोहन सिंह की सरकार में तब पूरा हुआ जब FDI में 49% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई।
उसके बाद सिंगापुर एयरलाइंस के साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करके रतन टाटा ने भारत में विस्तारा एयरलाइंस शुरू की। कहा जाता है कि एक कुत्ता बारिश में भीगता हुआ रतन टाटा के ऑफिस पे आ गया। उन्होंने जब उसे भीगते हुए देखा तो उन्होंने कुत्तों के लिए ऑफिस के अंदर ही एक शेड बनवा दिया। टाटा ग्रुप ऐसा पहला ग्रुप है जहां कुत्तों के लिए भी रहने का इंतजाम कर दिया जाता है। हालांकि वो कुत्तों को कभी कुत्ता नहीं कहते थे, वो उन्हें अपने बच्चे बोलते थे। एक बार महारानी विक्टोरिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन रतन टाटा ने ऐन वक्त पे उन्हें सूचित किया कि वो आज नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनका कुत्ता आज बीमार है और वो उसे छोड़कर नहीं आ सकते। रतन टाटा ताउम्र कुमारे रहे, लेकिन उन्होंने खुद एक बार बताया कि वो 4 बार शादी के करीब पहुंच गए थे, लेकिन कोई न कोई डर या किसी न किसी वजह से हर बार वो शादी से पीछे हट गए। कभी उनकी गर्लफ्रेंड रही सिमी ग्रेवाल उन्हें एक परफेक्ट इंसान मानती है। सिमी ग्रेवाल और रतन टाटा बहुत समय तक रिलेशनशिप में रहे। तो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन फिर किसी न किसी वजह से उनकी शादी होते होते रह गई। जब 26 नवंबर 2008 को द होटल ताज पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया, तब रतन टाटा तुरंत वहीं पे पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें वॉचमैन ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अगले 2-3 दिनों तक आतंकवादियों के साथ पुलिस की कार्रवाई चलती रही, तो वो वहीं पे कोने पे, कोलाबा के कोने पे खड़े होकर उन कार्रवाइयों को देखते रहे। उन्होंने इस दौरान ही सोच लिया कि इस होटल को दोबारा से खड़ा करना है। उस होटल के कई कर्मचारियों की मौत हो गई और वहां पे कई लोगों की मौत हुई, जिसके लिए रतन टाटा ने बाद में बहुत सारे इंतजाम किए। जिन लोगों की भी मौत हुई उनके लिए उन्होंने वहां एक स्मारक बनवाया और उन सभी लोगों के नाम उस स्मारक पर लिखवाए। सभी मृतकों के परिवारों से उन्होंने पर्सनली मुलाकात की और उन्हें बहुत अच्छे खासे पैसे दिए। इसके अलावा उनके बाल बच्चों की आजीवन पढ़ाई का इंतजाम कर दिया और आजीवन उनकी चिकित्सा का भी इंतजाम कर दिया। इसके साथ साथ एक काउंसलर को भी परमानेंट उनके लिए रख दिया। आज के दौर में जब लोग 2-4-5 लाख देकर ऐसे मामलों में पीछे हट जाते हैं, रतन टाटा कदम से कदम मिलाकर उन परिवारों के साथ खड़े रहे और उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी इस बात पे रिसर्च की कि आखिर क्या वजह रही कि होटल के कर्मचारी अपनी जान बचाकर उस वक्त भागे नहीं, बल्कि मेहमानों की जान बचाने में लगे रहे। यहाँ तक कि एक सीनियर मैनेजर की पत्नी और बच्चे की मृत्यु भी उसी हमले के दौरान हो गई, लेकिन उन होटल के कर्मचारियों ने लगातार अपने मेहमानों का ख्याल रखा। उस रिसर्च में ये मालूम चला कि जो होटल के कर्मचारी थे वो अपने ग्रुप, अपने मालिक के प्रति इतने वफादार थे, इस कारण वो लगातार मेहमानों की जान बचाने में लगे रहे। लेकिन कंपनी ने भी उनके साथ काफी वफादारी निभाई और उनके सारे कर्जे माफ कर दिए। जितने पैसे वो जिंदगी भर कमा सकते थे, उससे ज्यादा पैसे उनके परिवारों को दिए गए। आजीवन शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई। इस तरीके से रतन टाटा ने उन परिवारों को एक साथ दिया। रतन टाटा विलासिता से काफी दूर रहे और वो अक्सर 5 स्टार होटलों की जगह टाटा के गेस्ट हाउस में रहना पसंद करते थे। एक बार जब वो न्यूयॉर्क से भारत आ रहे थे, तब वो आम लोगों के साथ एरोप्लेन में सफर कर रहे थे। ये देखकर हवाई जहाज में हंगामा मच गया और चालक दल ने उनसे अनुरोध किया कि वो बिजनेस क्लास में चले जाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। एक बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इंडियन एयरलाइंस में एक रिसर्च की, उसमें सबसे ज्यादा वोट रतन टाटा को मिले कि वो सबसे अच्छे इंसान। उसके पीछे की वजह एयरलाइंस के कर्मचारियों ने यह बताया कि वो कभी अपने असिस्टेंट के साथ नहीं होते थे, उन्हें किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं होती थी। वो अपना बैग खुद उठाते थे और कभी भी फ्लाइट अटेंडेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं करते थे और कभी किसी बात की शिकायत नहीं करते थे। साल 1998 में टाटा ग्रुप की कार इंडिका लगातार घाटे में जा रही थी, तो इसे बेचने के लिए रतन टाटा ने फोर्ड ग्रुप के मालिक बिल फोर्ड से बात की। बिल फोर्ड इसे खरीदने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बिल फोर्ड ने 1-2 ऐसी बातें कह दी जो रतन टाटा को चुभ गई। बिल फोर्ड ने यह कहा कि जब आपको कार के बिजनेस का अनुभव नहीं है तो क्यों आपने इस धंधे में हाथ डाला। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हम आपकी इंडिका को खरीद कर आपके ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा को इतनी चुभ गई कि उन्होंने उसी समय वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और 10 वर्षों के बाद यही रतन टाटा ने फोर्ड के 2 मशहूर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। टाटा ग्रुप के मालिक होने के बावजूद रतन टाटा आम लोगों की पीड़ा समझते थे। एक बार जब वो अपनी कार से मुंबई की सड़कों पे घूम रहे थे, उसी समय उन्होंने देखा कि बरसात में एक स्कूटर पे एक परिवार बमुश्किल किसी तरह से चल रहा है।
तो उस समय उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इन लोगों के लिए एक सस्ती कार बना दी जाए जिससे गरीब लोग भी कार में चल सकें। और उन्होंने तय कर लिया कि एक ऐसी कार बनानी है जो आम से आम लोग भी खरीद सके। नैनो उन्हीं का सपना था। नैनो कार मार्केट में महज 1 लाख रुपए में आ गई, जिसे कोई भी खरीद सकता था। हालांकि वो काफी सालों तक नहीं चल पाई और उसमें खराबी आने लगी। आपने कितने बिजनेसमैन को देखा है कि वो अपने खराब प्रोडक्ट के लिए किसी से माफी मांगे, लेकिन रतन टाटा का दिल इतना बड़ा था कि वो 2009 में सबके सामने आए और उन्होंने नैनो में हुई खराबी के लिए सबसे माफी मांगी। रतन टाटा एक शालीन व्यक्ति के तौर पे अपना बिजनेस चलाते रहे। उन्होंने कभी इस बात का ध्यान नहीं रखा कि लोगों से लूट कर पैसे कमाने। कभी उन्होंने किसी पे भी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मुंबई होटल पे हमला कर दिया, उसके बाद भी उन्होंने कभी भी किसी इंटरव्यू में पाकिस्तान को बुरा भला नहीं कहा। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये उनके होटल पे हमला देश की आर्थिक क्षमता पे हमला है। हमेशा वो विध्वंस के बाद चीजों को बना लेने के लिए जाने जाते रहे। उनकी जगह शायद कोई दूसरा उद्योगपति रहा होता तो वो दिन रात पाकिस्तान को गाली दे रहा होता, हर इंटरव्यू में पाकिस्तान को कोस रहा होता। लेकिन रतन टाटा ने कभी भी ऐसा नहीं किया। रतन टाटा इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं अपनी जेब में सरकारों को रखता हूँ। कभी उन्होंने अपने पावर या प्रतिष्ठा का कोई इस्तेमाल ही नहीं किया। यहाँ तक कि पिछली सरकार में उद्योग मंत्री रहे पीयूष गोयल ने टाटा की नीतियों को देश विरोधी कह दिया था। बावजूद उसके रतन टाटा ने उसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि रतन टाटा का इतना बड़ा नाम है कि अगर उन्होंने एक बयान भी दे दिया होता तो पीयूष गोयल की कुर्सी खतरे में पड़ जाती। लेकिन रतन टाटा, इसीलिए तो रतन टाटा है। रतन टाटा और टाटा ग्रुप ने इस देश की बहुत सेवा की है। टाटा ग्रुप के इस देश में कई सारे कैंसर के लिए हॉस्पिटल हैं और वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा मुंबई में कुत्तों के लिए, एनिमल्स के लिए भी रतन टाटा ने एक हॉस्पिटल बनाकर ये बता दिया कि जानवरों से भी उन्हें उतना ही प्यार था। रतन टाटा इतने पैसे, इतनी हैसियत वाले होने के बावजूद महज 2 कमरों के मकान में रहा करते थे। इतनी सादगी वाला इंसान शायद ही अब आने वाले समय में कोई दिखे। अब वो हमारे बीच जिस्मानी रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन यादों में रतन टाटा हमेशा रहेंगे, क्योंकि टाटा होना इतना आसान नहीं है। क्योंकि रतन टाटा ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया है, इज्जत कमाया है, एक सम्मान कमाया है। और यही कारण है कि लोग रतन टाटा को टाटा नहीं कह पा रहे हैं। रतन टाटा को हम भी अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। टाटा अदम्य थे, अद्भुत थे, अविश्वसनीय थे। आप रतन टाटा पे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।